हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कार्बन एवं इसके यौगिक चैप्टर नंबर 4 साइंस का शेखावाटी मिशन 100 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को अपन सरल करने वाले हैं। और इस चैप्टर से आपके 7 अंक के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो अभी 1 दिसंबर 2025 को ब्लूप्रिंट जारी हुआ था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, उसमें यह दर्शाया गया था कि आपके 4 नंबर जो चैप्टर है उससे 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो भी इसमें बताया गया है। यानी बहुविकल्प के यानी एबेसेदे वाले क्वेश्चन आएंगे आपके 2, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आएगा 1 और दीर्घोत्तरात्मक क्वेश्चन आएगा 1। यानी इस प्रकार से इस चैप्टर से कुल 4 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं जो कि 7 अंक के होंगे। तो सबसे पहले अपन इसके करीबन 50 क्वेश्चन बहुविकल्प वाले जो संभव है वो, और वो भी इम्पोर्टेंट, उन क्वेश्चनों को सरल करेंगे। तो उन 50 क्वेश्चनों में आपको 100% ये विश्वास हो जाएगा कि इन क्वेश्चनों को अपन आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद में लघुत्तरात्मक वाले 1 अंक वाले क्वेश्चन भी करेंगे और फिर दीर्घोत्तरात्मक क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं। तो बिना देरी किए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से वर्ष में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो उसका आप विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? सिरका होता है, उसमें जो उपस्थित अम्ल होता है उसका रासायनिक नाम होता है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, और ये बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछा गया। फिर नेक्स्ट है, एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहते हैं? तो इसका है 3 से 4%। क्या होगा? 3 से 4% को क्या बोलते हैं? सिरका बोलते हैं। आप चाहो तो इनके आंसर दे सकते हो, आप इनके आंसर कमेंट करते जाएं, मैं थोड़ा वक्त लेकर के आपको बता दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो इससे आपका टेस्ट भी होता रहेगा। फिर है, एसिटिक अम्ल का संरचना सूत्र लिखिए। संरचना सूत्र बनाना, सबसे पहले तो एसिटिक अम्ल का सूत्र आना चाहिए आपको कि एसिटिक अम्ल का सूत्र होता क्या है। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है एसिटिक CH3COOH, ये होता है। ठीक है ना, इसका संरचना सूत्र बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको ये लिखते हैं, जैसे CH3 यहां लिख दिया, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और H। देखो इसमें डबल O था, O भी आ गया, 2 बार H भी आ गया, सब आ गए। ये होता है एसिटिक अम्ल का संरचना सूत्र। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? देखो 1 नंबर आ रहा ना, ये इसका सही जवाब होगा। फिर है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? यानी कार्बन का जो आवर्त सारणी होती है ना, उसमें कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। तो उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 6 होगा। फिर है, कार्बन के पूर्ण दहन पर प्राप्त गैस कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र, उसको अपन लिखते हैं किससे? CO2 से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? CO2, टू यहाँ लगता है। ठीक है ना, ये किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप कौन सा होगा? कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप हीरा ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट फुलरिन होता है, हीरा फुलरिन होता है, उपरोक्त सभी। तो देखो, हीरा का क्रिस्टलीय अपरूप होता है वो हीरा, और कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप होता है वो हीरा और ग्रेफाइट ही होता है। ठीक है, ये 2020 के अंदर आपके पूछा गया है। नेक्स्ट है, कार्बन के किस अपरूप में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो जो हीरा ग्रेफाइट फुलरिन कोयला ये सब होते हैं, लेकिन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ ग्रेफाइट में पाए जाते हैं। जैसे ग्रेफाइट की संरचना होती है, आपने देखा है, उसमें क्या पाए जाते हैं? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, एथीन के जल योजन से बना यौगिक है। एथीन, एथीन का नाम सुनते ही पहले तो आपको इन, इन का मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना, CH3, ये CH3
CH2OH, ये होता है एथीन का सूत्र, ठीक है ना। तो इसमें से ऐसा कौन सा देखो, C2H5OH, ठीक है ना, ये हो जाएगा 2 नंबर। फिर देखो 2CH3COOH प्लस Na2CO3 से क्या बनेगा, जल और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, तो एक ही जगह क्या आएगा, एक ही जगह आएगा देखो CH3COO और साथ में Na लग जाएगा, क्या बनेगा CH3COO Na, और यहाँ पे क्या लग जाएंगे, 2 लग जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर भी इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खुद का टेस्ट लेते रहिए। आपको एक अभिक्रिया दे रखी है, इसमें एक ही जगह क्या बनेगा, प्लस जल दिखा रखा है। उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक ए है, ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या बनेगा, जैसे जल तो निकल गया यहाँ से HO, और यहाँ से एक H यहाँ से ले लिया, ठीक है ना, तो क्या बचेगा, इसमें बचेगा देखो, ये हो जाएगा क्या नंबर, देखो इसका आंसर, सही आंसर है 4 नंबर, CH3COO CH2CH3, ठीक है, तो ये बचेगा यहां तक का, ठीक है ना। कैसे, यहां से जो एक H है ना, ये एक H इस जल के साथ अभिक्रिया करके, देखो इसके साथ अभिक्रिया करके, और ये जल तो बाहर निकल गया, तो CH3CH2 यहाँ बीच में आ गया, और यहाँ COO और O लिख गया, तो ये इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि एल्कीन श्रेणी में n बराबर 3 हो तो उस एल्कीन का साधारण नाम होगा, ये 2011 में पूछा गया है, ठीक है। देखो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा प्रोपिलीन, क्या होगा, प्रोपिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वायुमंडल में कार्बन की उपस्थिति है, कितनी है कार्बन की उपस्थिति, 0.03%, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर है, कार्बन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है, संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन के 4 होते हैं, ठीक है। फिर है, ग्रेफाइट की संरचना में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के कितने अन्य परमाणुओं के साथ होता है, तो वो होते हैं 3, कितने होते हैं, 3। फिर है, अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, सर्वाधिक कठोर पदार्थ का नाम लिखना है, तो हीरा, फुलरीन, सोना, प्लेटिनम में तो हीरा ही सबसे क्या होता है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा ही होता है। नेक्स्ट है, कार्बन यौगिक में कार्बन किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं, कार्बन की लंबी सीधी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला, वलय में व्यवस्थित कार्बनिक श्रृंखला, उपरोक्त सभी। तो कार्बन है वो कार्बनिक यौगिक के साथ में सभी प्रकार की श्रृंखलाओं में पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। जैसे यानी अपन खाना पकाते समय बर्तन की तली काली कब होती है, जब उसमें जो नीचे जो आग जलाते हैं, वो ईंधन जलाते हैं, वो सही से नहीं जल रहा हो, तभी क्या होता है, वो बर्तन काला होता है। फिर है, साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद है, सह उत्पाद है ग्लिसरीन, कौन होगा, ग्लिसरीन इसका आंसर होगा। फिर है, ब्यूटेन का उच्च समजात है, ब्यूटेन का, ब्यूटेन कौन सा, एन लगा हुआ है देखो इसमें, ब्यूट एन, एन किस में लगा हुआ है देखो इसमें, पेंटेन, पेंटेन में लगा हुआ ना, और पेंटेन ब्यूट के बाद में पेंट आएगा, ठीक है, पेंटेन, तो उच्च पूछा है तो पेंटेन होगा, ठीक है ना। तो उच्च कौन सा हो जाएगा, ब्यूटेन का समजात पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। फिर है, अपमार्जक सामान्यतः होते हैं, अपमार्जक किस रूप में होते हैं, RSO4Na, ये अपमार्जक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। एल्कोहल, एल्कोहल का सुमेलित करना है, एल्डिहाइड का समूह और कीटोन का और कार्बोक्सिलिक अम्ल का, इनको क्या करना है, मिलान करना है। तो मिलान करेंगे अपन इसका, देखिए देखो एल्कोहल है ना, वो किस में आता है, एल्कोहल में आता है OH, और एल्डिहाइड में COOH वाला ये होता है, और कीटोन में C डबल बॉन्ड O और इधर ये सिंगल बॉन्ड वाला, और कार्बोक्सिलिक अम्ल ये लास्ट में जो बच गया ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये इनके समूह होते हैं, इस प्रकार से इनको अपन मिलान कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं क्या कहलाते हैं। अभिक्रिया में की दर में परिवर्तन करने वाले कहलाते हैं अभिकारक, ठीक है, जो स्वयं क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। नेक्स्ट है कठोर जल में प्रभावी होता है, कठोर जल में कौन प्रभावी होता है, अपमार्जक, ठीक है। फिर है एल्काइनों का सामान्य सूत्र होता है, एल्काइन क्या होता है, एल्काइनो CnH2n-2, ठीक है। अब इसका पता कैसे चलेगा कि यही होगा एल्काइन का, देखो इसमें आपको पता लगाने के लिए यहाँ पे जैसे n का मान 1 रखोगे आप, देखना Cn, n की जगह 1 रख दिया, H 2 गुना 1 माइनस 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा C1H 2 में से 2 गया तो कितना बचा 0, ठीक है ना। तो ये किसका C आ गया ना, क्या आ गया C, तो ये किसका सूत्र है, एल्काइनो का, क्योंकि H तो यहाँ पे बचे ही नहीं। फिर है अचार में परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, परिरक्षक के रूप में यानी उसकी रक्षा करने के लिए एसिटिक अम्ल होता है, क्या होता है, एसिडिक अम्ल। फिर ये तो 25 क्वेश्चन हो गए, अब करेंगे अपन लघुतरात्मक क्वेश्चन। साइक्लोपेंटेन का सूत्र एवं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखनी है, ये माध्यमिक शिक्षा मॉडल पेपर है 2025-26 का जो जारी किया है उसमें पूछा गया है। तो संतृप्त चक्रीय कार्बनिक यौगिक का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। साइक्लोपेंटेन को अपन C5H10 से लिखते हैं, क्योंकि जैसे साइक्लो संतृप्त का है ना, तो C की जगह N की जगह 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 हो गया, अगर 5 रखोगे तो यहाँ 5 और यहाँ 5 गुना 2 कितने हो गए 10, तो C5H10 हो गया। इसका ये तो होता है संरचना सूत्र, देखो 5 कार्बन है अपन सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए, प्रत्येक कार्बन की संयोजकता है वो 4 होती है, संयोजक तो उसमें इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये कार्बन है से जोड़ा अपन ने, देखना जैसे कार्बन, यहाँ कार्बन है उसके एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, 2 बॉन्ड तो हो गए, 4 संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, तो यानी प्रत्येक कार्बन पर यहाँ पे एक एक H इस प्रकार से जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा इसका संरचना सूत्र, और ये है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को दर्शाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करना है आपको, देखो जब भी आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को समझाओ तो देखो कार्बन और कार्बन के मध्य जो बॉन्ड होता है ना, इसमें डबल इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, लेकिन हाइड्रोजन को अगर जोड़ते हैं तो वहां सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन की तरफ। तो इस प्रकार से आपको इसकी संरचना बनानी है, देखो हाइड्रोजन की तरफ नहीं रहेगा आपको, कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल इलेक्ट्रॉन होंगे और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार सभी के साथ में लिखना है, और फिर देखो इसको अपन ब्रैकेट में बंद करेंगे, देखो जैसे गोला बनाया है आपको दिख रहा है, इस गोले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, देखो 2 तो ये आ गए, 2 ये आ गए 4, एक ये 5 और एक ये 6, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन में 6 तो होते हैं। इसी प्रकार सब में देखो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये होता है इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एथेनोइक अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया लिखिए, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो लिखना आपको खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण
या सोडियम एथेनोइट तथा जल बनाता है। जैसे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एसीटिक अम्ल है, इसके साथ में अभिक्रिया करेगा तो सोडियम एसीटेट प्लस जल का निर्माण होगा। यह अभिक्रिया आपको देनी है, याद कर लेना इस अभिक्रिया को, ठीक है। फिर है ईंधन के रूप में एल्कोहल का महत्व बताना है। जैसे गन्ना है, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने का रस मोलेसस या शीरा बनाने के उपयोग में लाया जाता है, जिसका किण्वन करके एल्कोहल यानी एथेनॉल तैयार किया जाता है। कुछ देशों में एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। फिर नेक्स्ट है एथेनॉल की अभिक्रिया लिखनी है। किसके? सोडियम के साथ अभिक्रिया और सांद्र H2SO4 गर्म के साथ अभिक्रिया। ये आपको दो अभिक्रिया लिख करके दिखानी है इसमें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और सोडियम एथोक्साइड बन जाएगा। कैसे निकलेगा? ये देखो इसमें एक H है, यहां से ले लिया अपने, ठीक है, और एक क्यों दो ले लिए। देखो यहाँ पे दो लगा हुआ ना, ये दो सभी के लिए है। यहाँ पे जो संख्या लिखी होती है ना वो सभी के लिए है, यानी इस C के लिए भी है, इस H के लिए भी है। तो ये H के साथ में यहाँ 3 लिखे हुए ना, 3 को 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 6 हो गए। ऐसे यहाँ पे C 2 हो गए, H कितने हो गए? 2, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 4। ऐसे ये O कितने हैं? 2, H कितने हैं? 2। तो H2 निकल गया और इस H की जगह किसको जोड़ दिए? Na को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया? Na को। तो ये बन गया सोडियम एथोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनॉल को, ये एथेनॉल है, इसको H2SO4 जो गर्म सांद्र है इसकी उपस्थिति में अगर अपन गर्म करेंगे तो जल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? जल का निर्माण। लेकिन देखो एथेनॉल से जल का निर्माण करने के लिए अपन को क्या करना होगा? जैसे देखो ये एथेनॉल है, ये एथेनॉल है, इससे अपन को जल निकालना है। तो देखो OH तो यहां से निकल गया और एक H यहां से निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? CH2 और यहाँ भी क्या बचेगा? CH2। अगर इसके बीच में अपन सिंगल बॉन्ड लगाते हैं तो कार्बन की कितने बॉन्ड हुए? देखो 2 तो H, एक ये 3 हुए। लेकिन यहाँ पे क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड बनाएंगे तो कार्बन की संयोजकता वो पूरी हो जाएगी, यानी एथीन का निर्माण होगा। तब एथेनॉल को H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एथीन का निर्माण होगा प्लस जल निकल जाएगा, ठीक है। तो ये होगी इसकी अभिक्रिया, याद कर लेना ये अभिक्रिया ये भी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा विद्युत का चालन नहीं करता, क्यों? ऐसी आपको 2 से 3 टिप्पणी लिखनी आनी भी चाहिए, ठीक है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, जिससे ये दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। इसी कारण कार्बन परमाणु के पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अतः विद्युत का चालन करने में हीरा सहायक नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए। मेथेन क्या होता है? मेथेन होता है CH4 और ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है, देखो 2023 में भी पूछा गया है और 2014 में भी पूछा गया है। मेथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखने CH4 होता है मेथेन का सूत्र। ये तो इसका संरचना सूत्र लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाता है, 4 H होते हैं, ठीक है ना। अब इसको इलेक्ट्रॉन के द्वारा दर्शाएंगे तो यहाँ पे देखो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो 4 हो गए ना, 4। ये लो इसको बना दिया, ये इसका बन गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। इस प्रकार से इसका बताया मेथेन का बनाया, ऐसे ही एथेन का भी अपन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नाम लिखना है, CH3 CH Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इसकी जो काउंटिंग करते हैं ना, जैसे नंबर 1 2 3 4,
वो किस साइड से देंगे? सबसे पहले कौन आता है? ब्रोमीन आता है, क्लोरीन आता है? क्लोरीन आता है, ब्रोमीन। ब्रोमीन आएगा तो ब्रोमीन की तरफ से अपन नंबर देंगे 1 2 3 4। तो यानी ब्रोमीन है कितने पे जुड़ा हुआ है? 2 पे। तो 2 ब्रोमो, क्लोरो, 3 क्लोरो और ब्यूटेन। एन क्यों लगा? क्योंकि सभी में सिंगल बॉन्ड है। ऐसे ही यहां देखो, कार्बन कितने हैं? 3, और एक में कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? 3 को बोलते हैं प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन, तो ये बन गया प्रोपाइन। ये दोनों क्वेश्चन 2024 में पूछे गए हैं। ठीक है ना? तो आपको आईयूपीएसी नाम लिखना भी आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपके 2019 में पूछा गया है। मार्स गैस का संरचना सूत्र लिखिए। मार्स गैस को मेथेन को ही बोलते हैं। मार्स गैस किसको बोलते हैं? मेथेन को, जिसका रासायनिक सूत्र तो होता है CH4, जो अभी अपन ने किया था। और ये एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य है तथा सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है। जैसे ये अभी इसकी संरचना अपने बनाई थी, C के साथ में चारों तरफ H जोड़ दिए, ये CH4। ये किसका सूत्र होता है? मार्स गैस का। यानी मेथेन को ही क्या बोलते हैं? मार्स गैस भी बोलते हैं, याद कर लेना। नेक्स्ट है, आपको ये कार्बन की श्रृंखला दे रखी है, इसका आईयूपीएसी नाम पूछा है। क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो यहां से गिनती शुरू कर दें? नहीं, क्योंकि पहले डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा होता ना, तो पहले उससे शुरुआत होती है। तो यहां देखो डबल बॉन्ड यहां है, तो 1 नंबर यहां से देंगे, 1 2 3 4, यानी 4 नंबर पर क्लोरो, और ये 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। और 1 नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड है ना, तो इन, यानी 4 क्लोरो पेंटीन बोलते सकते हैं इसको, या फिर 4 क्लोरो पेंट। एक पे लगा हुआ ना इन, एक पे लगा हुआ है इन, तो 4 क्लोरो पेंट 1 इन, ये इसका हो जाएगा आईयूपीएसी नाम। ये 2019 में पूछा गया है। फिर है, एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ये इसके उदाहरण हो गए। हाइड्रोकार्बन परमाणु की कोई 2 विशेषता लिखिए। कार्बन परमाणु की निम्न विशेषताएं प्रमुख हैं जिनके कारण कार्बन यौगिक बहुत है वो मात्रा में होते हैं। पहला है श्रृंखलन, यानी कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ बंध बनाने की क्षमता होती है, इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। फिर है चतुसंयोजकता, कार्बन की संयोजकता वो 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के साथ 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणु के साथ आबंधन की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहते हैं? ये परिभाषा याद कर लेना। शुद्ध एसिटिक अम्ल है जिसका आईयूपीएसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल, का गलनांक है वो 290 केल्विन होता है। के लगा होता है, इसको केल्विन बोलते हैं। केल्विन होता है, इसलिए ये ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में जम जाता है, अतः इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन। बेंजीन का अणुसूत्र लिखिए। तो देखो बेंजीन है ना, उसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन। तो क्या करते हैं, 6 कार्बन को अपन एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड लगाते हैं। एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड का मतलब है, देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ये लगा दिए, और सभी कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो, तो ये हो जाता है बेंजीन का अणुसूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है। ये 2015 में 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो एथीन में 2 कार्बन होते हैं। देखो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, 3 परतें है ना, तो डबल बॉन्ड लगा दिया, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए दोनों कार्बन के साथ में, तो 4 संयोजकता पूरी हो गई। अब ये बनाना इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मैंने अभी भी समझाई थी आपको। देखो जब कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड होता ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉन्ड में, तो 2 इसमें हो, नीचे वाले में हो गए, देखो ये 4 दर्शा दी। लेकिन जब हाइड्रोजन और कार्बन होता है उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1।
तो अपन को तो कार्बन के साथ जब भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखते हैं तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जो गोला बनाया देखो इसमें 6 आ रहे हैं क्या? 4 तो ये हो गए, 5 और 6। इसमें भी देखो 4 तो ये हो ही गए, 1 5 और ये 6। ये कहलाता है इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। समझ में आ रहा है कुछ? यानी कार्बन कार्बन के मध्य तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये लिखना आपको। फिर है एथेन के 2 उत्तरोत्तर सदस्यों के सूत्र लिखने हैं। उत्तरोत्तर यानी बाद में आने वाले। एथेन के बाद में क्या आता है? प्रोपेन आता है, ब्यूटेन आता है। तो लिख दो प्रोपेन की और ब्यूटेन का सिंगल बॉन्ड वाले होंगे। फिर है एथेन की बिंदु संरचना बतानी है। एथेन एथेन होता है, देखो अभी अपने एथीन की लिखी थी, अब एथेन का लिखना। एथेन का लिखोगे तो यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड होगा तो पहले डबल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन थे, अब सिंगल बॉन्ड हो गया तो 4 संयोजकता बनाने के लिए 1 2 3 4 3 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। कितने हाइड्रोजन? 3। तो पहले कार्बन कार्बन के मध्य यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन थे और अब सिंगल बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, एक एक हाइड्रोजन के साथ में हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कार्बन के साथ में तो अपन को 6 तो बनाने, तो जो गोला बनाया इसमें देखो 6 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही हो रहे हैं। और इसी प्रकार से में देखो 1 2 3 4 5, ये हो गए किसमें? इसके बिंदु संरचना सूत्र में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। फिर है सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बने बंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ये एक प्रबल आबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इनका मिलान करना है। तो सबसे पहले एथेन का मिलान किससे होगा? एथेन का मिलान होगा देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से। बेंजीन का मिलान होगा किससे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। हेक्सेन हेक्सेन का मिलान होगा किससे? लंबी श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन से। और मेथिल एल्कोहल का मिलान होगा विषम परमाणु युक्त हाइड्रोकार्बन से। नेक्स्ट है साबुन क्या होते हैं? साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम सोडियम RCOONA या पोटेशियम RCOOK, यानी Na लगा देते हैं ना, RCOO के साथ में Na लगा देते हैं तो सोडियम, और इसकी जगह सोडियम की जगह के लगा देते हैं तो पोटेशियम लवण होते हैं। फिर मेथेन के दहन का संतुलित समीकरण लिखिए। मेथेन होता है, इसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है प्लस उष्मा बाहर निकल जाती है। यानी मेथेन के दहन से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड व जल तथा उष्मा प्राप्त होते हैं। तो ये मेथेन के दहन का संतुलित समीकरण है। ठीक है, याद कर लेना इसको। CH4 होता है मेथेन, O2 होता है ऑक्सीजन। इसकी अगर अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम परमाणु को उदाहरण देकर समझाइए। यानी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में वह तत्व जो एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करते हैं उन्हें विषम परमाणु कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन है। फिर है आपको कुछ हाइड्रोकार्बन दे रखे हैं, इसमें से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन छांटना है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे? जिनमें डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन होते हैं, एल्काइन होते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। नेक्स्ट है एल्कोहल का विकृतीकरण क्या है? ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो एल्कोहल का विकृतीकरण, इसकी परिभाषा देखो। औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए उसमें मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे ये पीने योग्य न रह जाए। ऐसे अल्कोहल की पहचान के लिए उसमें रंजक मिलाकर इसका रंग पीला बना देते हैं। ऐसे अल्कोहल को विकृत अल्कोहल बोलते हैं, यानी उसका बदलाव हो जाता है, उसमें एथेनॉल होता है ना, उसका दुरुपयोग रोकने के लिए, तो इसको बोलते हैं विकृतीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण कैसे होता है अथवा संकलन अभिक्रिया क्या है? यानी पैलेडियम तथा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं।
इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। देखिए जैसे R डबल बॉन्ड C, सॉरी डबल सी कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड और इसके साथ में R जोड़ दिया। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर अपन अभिक्रिया कराते हैं और कितने हाइड्रोजन, 2, तो ये क्या होगा, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे इसके साथ में प्रतिस्थापित हो गए और इससे डबल बॉन्ड था उसको खत्म कर दिया। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था जो किसमें बदल गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। यानी जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें सभी में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। फिर है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के सामान्य सूत्र लिखने हैं। तो ये सामान्य सूत्र होते हैं इनके CnH2n+2, ये तो होता है एल्केन का। एल्कीन में होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। यहाँ पे n के मान 1 2 3 4 5 आप जो भी है वो रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अमोनिया का अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र लिखना है। देखो अणुसूत्र क्या होता है, संरचना सूत्र क्या होता है, इसमें अंतर समझना। अणुसूत्र जैसे NH3, अमोनिया का अणुसूत्र होता है NH3 और इसका संरचना सूत्र N के साथ में 3 H जोड़ दिए और ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, ये होता है अमोनिया का संरचना सूत्र। याद रखना आपको अणुसूत्र और संरचना सूत्र में कैसे डिफरेंस करना है। फिर है CNG का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, फिर है कार्बन एक अपरूप है फुलरीन, जिससे ये नाम कैसे मिला। तो देखो इसकी परिभाषा क्या होगी, कार्बन अपरूपों में पहले C60 की पहचान की गई जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते थे। क्योंकि ये अमेरिकी आर्किटेक्ट बंकमिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, इसलिए इस अणु को फुलरीन नाम दिया गया था। फिर है संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, यानी कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। जैसे एथेन है, प्रोपेन है, ये सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त यौगिक किसे बोलते हैं, जिनमें द्विआबंध अथवा त्रिआबंध युक्त कार्बन के यौगिक है पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, असंतृप्त यौगिक बोलते हैं। जैसे एल्कीन है, एल्काइन है, तो एल्कीन के उदाहरण हो जाएंगे, इन परते लगाना है, एथीन, प्रोपीन। एल्काइन के उदाहरण प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ये हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है संरचनात्मक समावयन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान हो तथा संरचनाएं भिन्न प्रकार की हो, इन यौगिकों को संरचनात्मक समावयन कहते हैं। ठीक है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको याद जरूर करें। फिर एन ब्यूटेन, एन आइसोब्यूटेन, इन दोनों का अणुसूत्र भी लिख दिया। देखो एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब कार्बन तो 4 है, कितने हैं, 4, तो देखो 1 2 3 4। आइसोब्यूटेन में भी कार्बन 4 है, देखो 1 2 3 4। लेकिन आइसोब्यूटेन और ब्यूटेन में क्या अंतर है, ब्यूटेन है वो एक लंबी सीधी श्रृंखला के रूप में पाया जाता है और आइसोब्यूटेन में एक CH3 है, वो बीच इससे यहां से हटा करके यहां लेके आते जाते हैं। ठीक है ना, तो ये 4 कार्बन ऐसे संतुलित हो जाते हैं और इस प्रकार से नीचे वो भी हो सकता है, ये ऊपर की तरफ भी हो सकता है, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट देखो ऑक्सीकारक को परिभाषित कीजिए। कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है और इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं, जैसे क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट। फिर है फ्रेडरिक वोहलर ने यूरिया का निर्माण किस पदार्थ से किया, यानी 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने अमोनियम सामनेट से यूरिया का निर्माण किया तथा प्रमाणित किया कि कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक यौगिकों से ही प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा ये
समझा जाता था कि कार्बनिक यौगिकों का केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं। ठीक है, ये किसने कहा था? फ्रेडरिक वॉर्लर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? संकेत: सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। जैसे सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 288, यानी जो कोष होते हैं ना, KLMN, ऐसे संयोजकता कोष होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होते हैं, इसके 2, 8 और 6। सल्फर के संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी सबसे भारी कोष होता है ना संयोजकता कोष, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। अतः ये 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा? 2 इलेक्ट्रॉनों का। तो ये देखो, ये संरचना बना के दिखा दी इसकी। फिर है, यदि आप लिटमस पत्र लाल या नीला से साबुन की जांच करें तो आपका प्रेक्षण क्या होगा? यानी साबुन का विलयन क्षारीय होता है क्योंकि ये दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण है। अतः ये लाल लिटमस को नीला कर देगा तथा नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। नेक्स्ट है, एक कार्बनिक यौगिक कालिक ज्वाला के साथ जलता है, ये संतृप्त यौगिक है या असंतृप्त? तो इसको बोलना असंतृप्त यौगिक कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं। इन यौगिकों में आयन अथवा युग्म मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते जो विद्युत चालन के लिए आवश्यक है, इसलिए ये विद्युत के दुर्बल चालक भी होते हैं। ये छोटी छोटी परिभाषाएं आपको याद करनी होगी। ठीक है ना। फिर एक कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसी होती है? तो कार्बन परमाणु की ज्यामिति होती है वो चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकीय। फिर है, IUPAC का पूरा नाम क्या है? IUPAC का नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में याद कर सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। ये होता है IUPAC का पूरा नाम। फिर है, घरों में उपयोग में लाई जाने वाली गैस या केरोसिन के स्टोव में छिद्र क्यों होते हैं? क्योंकि घरों में प्रयुक्त गैस या केरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं जिनसे उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और समृद्ध मिश्रण जलकर स्वस्थ नीली ज्वाला दे सके। अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो क्या होगा? बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति में कठोर जल में साबुन प्रभावी नहीं होता? तो वो होता है, कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों के कारण साबुन झाग नहीं बना सकती। कौन से? कैल्शियम और मैग्नीशियम जो लवण होते हैं, इनके कारण है वो साबुन हो झाग नहीं बनाती है। फिर आते हैं दीर्घ वाले क्वेश्चन। तो दीर्घ वाले क्वेश्चनों में आपको पहला क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया एस्टरीकरण 2025 में पूछा गया। इनका आपको उदाहरण सहित समझाना है। तो कैसे समझाओगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में लिखोगे, और फिर जैसे यहाँ पे देखो 3 उदाहरण दे रखे हैं, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया के ही उदाहरण। ठीक है, यानी यहाँ से H प्रतिस्थापन हो गया और यहाँ से Cl प्रतिस्थापित हो गया, तो CH3Cl और HCl बन गया। ठीक है, या फिर एस्टरीकरण अभिक्रिया दिखानी है। एस्टरीकरण, एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल के साथ क्रिया करके उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? एस्टरीकरण बोलते हैं। ये एस्टरीकरण की अभिक्रिया है, याद कर लेना। CH3COOH एसिटिक अम्ल और एल्कोहल, एसिटिक अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं तो जल का निर्माण होता है, और जो बाकी जो निर्माण होता है उसको बोलते हैं एस्टर। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? एस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एथेन कौन सी है? इसमें उपस्थित सहसंयोजक बंधों की संख्या लिखिए। ये 2016 में 24 में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो C2H2, C2H4, C2H6, C3H8, यानी एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसके अनुसार कौन सा है? देखो, n का मान 2 रखेंगे तो यहाँ 2, 2 दूनी 4, 1 2 6।
C2H6 ये एथेन यानी एथ 2 कार्बन हो गए ना, तो एथेन हो गया। तो यानी कौन सा एथेन में? 3 नंबर वाला। फिर है इसका एथेन में 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। सहसंयोजक आबंधों की संख्या लिखनी है। कितने होते हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। तो सहसंयोजक आबंध कितने होते हैं? 7 होते हैं। फिर C2H2 होता है एथाइन। क्या होता है? एथाइन यानी कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। कितने बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड, और H इधर या H इधर। तो इसमें त्रिबंध तो हो गया कितना? एक तो त्रिबंध का समूह हो गया। और एकल बंध कितने हो गए? एक, और ये एक, 2 एकल बंध हो जाएंगे और एक त्रिबंध हो जाएगा। फिर है C2H4 एथीन है। एथीन में देखो ये एथीन की संरचना बन गई। इसमें डबल बॉन्ड यानी द्विबंध तो पाया जाएगा एक, और एकल बंध कितने होंगे? 4, यानी 1 2 3 और 4 एकल बंध पाए जाएंगे। तो बंध जिसको आबंध बोलते हैं, इसकी पहचान करना आपको आ रहा होगा कैसे करनी है। लास्ट है C3H8। C 3 बार लिख लो, H है वो 8 लिखने हैं। तो आपको पता है कि H कार्बन के साथ में कितने लगते हैं? जैसे कार्बन कार्बन के मध्य एक बॉन्ड तो हो गया, 3 बॉन्ड और बनाते हैं, तो लास्ट वाले कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। यहाँ भी लास्ट वाले के साथ 3 जुड़ेंगे, लेकिन बीच वाले के साथ में 2 जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस कार्बन का एक बॉन्ड ये, एक ये, 2 हो गया, 2 ही तो बचे, तो एक हाइड्रोजन ऊपर जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन नीचे जोड़ दिया। यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। यहाँ पे एकल बंध है, और वो भी कितने हैं? 10 है। देखो 3 ऊपर 3 नीचे 6, और एक 7 8 9 और ये 10, यानी इसमें सिर्फ एकल बंध है। कितने हैं? 10 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 प्रकार्यात्मक समूह के नाम लिखने। ठीक है ना? प्रकार्यात्मक समूह किसे बोलते हैं? वह विषम परमाणु अथवा परमाणु का समूह जो कार्बन यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करता है तथा क्रियाओं को सुनिश्चित करता है, प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। तो प्रकार्यात्मक समूह और उसका सूत्र, ठीक है, तो हेलो एल्केन क्लोरीन ब्रोमीन, यानी क्लोरो और ब्रोमो। एल्कोहल का OH, एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ये आपको याद रहने चाहिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला तो 2025 में भी पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी घातक हो सकता है, इस पर टिप्पणी लिखिए। या फिर एल्कोहल के अधिक सेवन से 2 हानियां लिखनी है। तो दोनों एक ही बात है, ठीक है ना? तो क्या लिखोगे? अधिक मात्रा में सेवन, एल्कोहल के सेवन से उपापचयी क्रिया धीमी हो जाती है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वो कमजोर हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है? इसके कारण फलस्वरूप समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा, पुनिंदा, सामान्य अंतर्भाव का कम होना, भाव शून्यता आदि, साथ ही सोचने समझने की क्षमता है तथा मांसपेशी बुरी तरह प्रभावित होती है। नेक्स्ट है इसके साथ में मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है, इसलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि यकृत में मेथनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनेल बन जाता है, जो कि सभी कोशिकाओं घटकों के साथ अभिक्रिया करके प्रोटोप्लाज्म संकंदित कर देता है, और मेथेनेल इस तंत्रिका को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति अंधा तक हो जाता है। फिर है साबुन की क्रिया विधि समझानी है आपको। मिशेल की संरचना को चित्रित करना है, यानी साबुन की क्रिया विधि और ये मिशेल की संरचना वाला ये सूत्र बना करके आपको ये जो चित्र बना रखा है ये बना के आपको दिखाना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कुछ IUPAC नाम लिखने हैं जो आपके 2018 में भी पूछे गए। ठीक है ना? 1 2 3 इधर से क्यों शुरू किया? इधर से डबल बॉन्ड की शुरुआत है। और ऐसे नीचे वाले में देखो, इसमें किधर से भी कर लो क्योंकि डबल बॉन्ड है वो बीच में आ रहा है, दोनों तरफ 2 कार्बन है, तो आप जिस चाहे जिस तरह से इसका नंबरिंग कर सकते हैं। और ये लास्ट वाला, इसमें 1 नंबर इधर से दिया क्योंकि क्लोरीन इधर से 2 नंबर से था, इधर से 3 नंबर पे, तो जिस तरफ से इनकी प्रायिकता दी जाती है इसका फिर ये नाम लिख दिया। फिर है साबुन व अपमार्जक में अंतर लिखने हैं, 2025 में पूछा गया है। साबुन और अपमार्जक में 4 अंतर हैं वो स्पष्ट किए गए हैं, आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। फिर है सजातीय श्रेणी के 3 गुण धर्म लिखने हैं।
सजातीय श्रेणी यानी एक ही समूह के होते हैं सजातीय। फिर है एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? इस अभिक्रिया का आपको उदाहरण देना है। और नेक्स्ट है एक कार्बोनिक यौगिक ए जिसका अणुसूत्र है C2H6O ऑक्सीकरण करके अम्ल बी देता है और इसकी अभिक्रिया आपको याद रखनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट देखो ये कर दोगे। फिर है अंगीठी जलाने वाला कोयला लाल रंग के समान ज्वल होता है तथा बिना ज्वाला की ऊष्मा देता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। लकड़ी को जलाने पर उपस्थित वाष्पशील पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं जिससे कोयले में ऐसे पदार्थों की कमी हो जाती है और ये बिना ज्वाला के ऊष्मा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर कर सकते हैं? भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर इनमें आपको तीन अंतर लिखने हैं, ठीक है। और फिर आपको इसकी अभिक्रिया दे देनी है किसकी? एथेनोइक अम्ल की Na2CO3 के साथ में अभिक्रिया। तो ये सोडियम एसीटेट और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो ये इसकी लास्ट में अभिक्रिया देनी है। इस प्रकार से अपना ये चैप्टर है कार्बनिक यौगिक वाला, ये यहीं पे समाप्त होता है। कल मिलते हैं एक नए वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और सभी आप इसमें से अच्छे नंबर लेके आए, यही मेरी कामना।